हेलो स्टूडेंट्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था मैनेजमेंट ऑफ कैश। इसका एक थ्योरेटिकल लेक्चर हो गया था। नेक्स्ट टॉपिक है मैनेजमेंट ऑफ कैश के अंदर कैश मैनेजमेंट मॉडल्स। आज जो हम टॉपिक करेंगे वो टॉपिक है हमारा कैश मैनेजमेंट मॉडल। बिजनेस के अंदर कैश को मैनेज करने के लिए कुछ मॉडल्स हैं, अलग अलग राइटर्स ने दिए। इसमें दो मॉडल्स हैं, बॉमल्स मॉडल एंड सेकंड है मिलर्स एंड और मॉडल। तो कैश मैनेजमेंट मॉडल कैश को मैनेज करने की डिवाइस है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हम बिजनेस के अंदर हमारे पास ऑप्टिमम कैश बैलेंस कितना होना चाहिए। कैश मैनेजमेंट मॉडल्स एक डिवाइस है जिससे हमें ये पता चलता है कि बिजनेस के अंदर ऑप्टिमम कैश बैलेंस कितना होना चाहिए। ऑप्टिमम कैश बैलेंस जो है वो डिटरमाइन किया जाता है एक बैलेंस बनाकर, किसके बीच में, लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी के बीच में बैलेंस बनाकर क्या डिसाइड किया जाएगा, ऑप्टिमम कैश बैलेंस को डिसाइड किया जाएगा। लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी के बीच में बैलेंस को बनाकर हम क्या डिसाइड करते हैं, हमारा ऑप्टिमम कैश बैलेंस डिसाइड करते हैं। हायर लिक्विडिटी और हायर कैश बैलेंस, अगर लिक्विडिटी ज़्यादा यानी बिजनेस के अंदर कैश बैलेंस क्या है, ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेसिव कैश है बिजनेस के अंदर। ठीक है, अगर देखो बिजनेस के अंदर कैश ज़्यादा पड़ा यानी वेस्टेज ऑफ कैश है। बिजनेस अगर चाहता तो बिजनेस उस पैसे को कहीं ना कहीं बाहर इन्वेस्ट करता। बिजनेस बाहर कहीं इन्वेस्ट करता तो बिजनेस को उसके ऊपर क्या मिलता, इंटरेस्ट मिलता। यानी हायर लिक्विडिटी से बिजनेस को क्या होता है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट होता है। अगर सिंपल सी बात है, बिजनेस के पास कैश ज़्यादा पड़ा है, बिजनेस यानी वो कैश यूज नहीं हो रहा है इतना, बिजनेस चाहता तो इस कैश को बाहर कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करता, बाहर इन्वेस्ट करता तो बिजनेस को क्या मिलता, इंटरेस्ट मिलता। लेकिन बिजनेस ने पैसा इन्वेस्ट नहीं करा बाहर, तो इंटरेस्ट का क्या हो गया, लॉस हो गया। यानी हायर लिक्विडिटी की वजह से इंटरेस्ट का क्या होता है, लॉस होता है। बात करते हैं नेक्स्ट लोअर लिक्विडिटी। लोअर लिक्विडिटी यानी बिजनेस के अंदर जितना पैसा चाहिए उतना पैसा नहीं है, यानी कि बहुत कम कैश बैलेंस है। इसका मतलब क्या है कि आपके पास कोई भी आइडियल फंड नहीं पड़े, कोई भी आपके पास वेस्ट फंड नहीं पड़े। एंड इंटरेस्ट इज बीइंग अर्न बाय इन्वेस्टिंग द एक्सेसिव कैश इनटू द सिक्योरिटी। आपने क्या कर रखा है, आपके पास बिजनेस के पास लोअर लिक्विडिटी मेंटेन कर रखी है, यानी कि लो कैश बैलेंस मेंटेन कर रहा है। आपके पास कोई भी ऐसे फंड्स नहीं है जो वेस्ट पड़े हैं। आपके पास जितना भी एक्सेस में पैसा है, आपने क्या कर दिया, उसे बाहर सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट कर दिया। सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने से क्या मिला, हमें इंटरेस्ट मिला। तो यानी हायर लिक्विडिटी से लॉस ऑफ इंटरेस्ट होता है और लोअर लिक्विडिटी से इंटरेस्ट का हम फायदा उठा सकते हैं। अब बात करते हैं हम इसके अंदर, ये तो था कैश मैनेजमेंट मॉडल्स होते क्या है, कि कैश को मैनेज करने के लिए कि ऑप्टिमम कैश बैलेंस कितना होना चाहिए, उसके लिए हम क्या पढ़ते हैं, हमारा कैश मैनेजमेंट मॉडल्स पढ़ते हैं। कैश मैनेजमेंट मॉडल दो मॉडल्स हैं, फर्स्ट है बॉमोल्स मॉडल, सेकंड है मिलर एंड और मॉडल। तो बॉमोल्स मॉडल दिया किसने था, विलियम जे बॉमोल ने दिया था। विलियम जे बॉमोल ने दिया था, किस 1952 के अंदर दिया था, इसीलिए इसे बॉमल्स मॉडल भी कहते हैं। ये सेम वैसा ही है जैसे आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होती है। कॉस्ट अकाउंटिंग में आपने चैप्टर पढ़ा होगा, मटेरियल मैनेजमेंट में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी टॉपिक पढ़ा होगा। तो बॉमल्स मॉडल सेम वैसे ही है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की तरह ही है। ये मॉडल हेल्प करता है बिजनेस के अंदर कि कितना आपके पास ऑप्टिमम कैश बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि मॉडल्स इसीलिए बनाए गए हैं कि बिजनेस के अंदर हमें क्या पता चल सके, ऑप्टिमम कैश बैलेंस का पता चल सके। बॉमोल्स मॉडल हेल्प करता है हमें पता लगाने के लिए, बॉमोल्स मॉडल हेल्प करता है पता लगाने के लिए कि कैश कन्वर्जन साइज क्या होना चाहिए। दिस मॉडल helps in determining cash conversion size, which means how much cash should be arranged by selling marketable security in each transaction। यानी हम इस मॉडल से क्या पता कर सकते हैं, हमारा कैश कन्वर्जन साइज पता कर सकते हैं। यानी आपको कितनी सिक्योरिटीज को बेचना है, कैश कन्वर्जन साइज यानी कितनी सिक्योरिटीज को, मार्केटेबल सिक्योरिटीज को बेचना है अपने बिजनेस के अंदर ऑप्टिमम कैश बैलेंस मैनेज रखने के लिए। ये मॉडल एज्यूम करता है कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज को आप कभी भी बेच सकते हो जब आपको पैसों की जरूरत हो। यानी मार्केटेबल सिक्योरिटीज हमने किस लिए रखी हुई है, कि जब हमें पैसों की जरूरत होगी हम उन्हें सेल कर देंगे। इस मॉडल के अकॉर्डिंग दो तरीके की कॉस्ट होती है, पहली कॉस्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सेकंड कॉस्ट है ट्रांजैक्शन कॉस्ट। +1 से पढ़ते आ रहे हो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, ठीक है, वही सेम है इसके अंदर भी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मीनिंग, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब आप सबको पता है कुछ ना कुछ लागत है। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या है कि बिजनेस, अगर मान लो बिजनेस के पास एक्सेस में कैश पड़ा है,
बिजनेस के पास कैश पड़ा, बिजनेस चाहता तो उस कैश को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देता, इन्वेस्ट करता तो बिजनेस को क्या होता, इंटरेस्ट मिलता, लेकिन इन्वेस्ट नहीं करा बिजनेस ने, वो कैश बिजनेस ने अपने पास रख लिया, तो बिजनेस को लॉस ऑफ इंटरेस्ट हुआ, तो और वही कॉस्ट क्या कहलाती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। व्हेन द फर्म हैड द कैश इनटू द बिजनेस इन एक्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टिंग द कैश इन सम अदर बिजनेस, बिजनेस फर्म ने क्या करा, वो पैसा अपने पास ही रख लिया, अपनी गुल्लक में रख लिया, ना कि उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करा, जहां से बिजनेस को क्या हो सकती थी, इनकम अर्न हो सकती थी। अब वो इनकम अर्न नहीं हो पाई, वही लॉस क्या कहलाता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है। सेकेंड है ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ट्रांजैक्शन करने की जो लागत है वो क्या कहलाती है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहलाती है। जब भी हम सिक्योरिटीज को सेल करते हैं मार्केट के अंदर, कुछ ना कुछ लागत होती ही है, वो कॉस्ट क्या कहलाती है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहलाती है। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट हो सकती है, वो सेलिंग कॉस्ट हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अब जो इस टॉपिक का मेन पॉइंट है वो ये है, बिजनेस के अंदर जब कैश इंक्रीज होता है, बिजनेस में जब कैश इंक्रीज होता है यानी कैश का लेवल ज्यादा है, तो यानी कैश बिजनेस में बहुत ज्यादा पड़ा, बहुत ज्यादा पड़ा, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, ज्यादा होगी। जब कैश ज्यादा है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी क्या होगी, ज्यादा होगी, लेकिन ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या होगी, कम होगी। ऐसा क्यों होता है, बिजनेस के अंदर ऑलरेडी कैश अवेलेबल है, यानी कैश बहुत ज्यादा है, तो यानी आपने उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट नहीं करा, आपको कौन सी लागत बियर करनी पड़ी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, लेकिन आपको सिक्योरिटीज को ज्यादा नहीं बेचना पड़ा, इसलिए ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या होगी, कम होगी। सिंपल सी बात है, जब कैश ज्यादा होता है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी क्या होगी, ज्यादा। मैंने अभी आपको समझा दिया क्यों होगी ज्यादा, कैश बिजनेस में ज्यादा है, बिजनेस ने उन पैसों को कहीं इन्वेस्ट नहीं करा, बिजनेस को इंटरेस्ट का लॉस हुआ, और वही लॉस क्या कहलाता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज होगी, लेकिन ट्रांजैक्शन कॉस्ट डिक्रीज होगी। डिक्रीज क्यों होगी, क्योंकि बिजनेस में ऑलरेडी कैश अवेलेबल है, तो आपको ज्यादा सिक्योरिटीज को बेचने की जरूरत नहीं है। सेकेंड है, अब इसी का रिवर्स है बिल्कुल, अगर बिजनेस में कैश का बैलेंस कम है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, कम होगी। कैश का बैलेंस कम है यानी आपने बहुत ज्यादा पैसा बाहर इन्वेस्ट कर रखा है, इन्वेस्ट कर रखा तो आपको इंटरेस्ट का लॉस नहीं हो रहा, लॉस कम हो रहा है, इसलिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई, कम हुई, लेकिन ट्रांजेक्शन कॉस्ट क्या होगी, ज्यादा। अब यहाँ पे ट्रांजेक्शन कॉस्ट ज्यादा क्यों हुई, क्योंकि बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, अब सिक्योरिटीज को बेचना पड़ेगा, इसलिए ट्रांजेक्शन कॉस्ट क्या होगी, ज्यादा होगी। अब ऑप्टिमम कैश बैलेंस क्या होता है, वो लेवल जहां पर हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट दोनों एक दूसरे के बराबर होती है, वो लेवल क्या कहलाता है, हमारा ऑप्टिमम कैश बैलेंस कहलाएगा। तो यानी इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, बॉमल्स मॉडल के अकॉर्डिंग, इसने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी लिया, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को भी लिया। ये मॉडल कहते हैं कि आपके पास सिक्योरिटीज हमेशा अवेलेबल रहती है, आप चाहो तो कभी भी उन सिक्योरिटीज को इजीली बेच सकते हो, जब भी जरूरत होती है हम सिक्योरिटीज को बेच देते, और सिक्योरिटीज को बेचने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। इस मॉडल्स के कुछ अजम्पशंस हैं। पहली अजम्पशन है, द रिक्वायरमेंट ऑफ कैश फॉर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज नोन। ये कहता है कि आपको कैश की रिक्वायरमेंट का पहले से ही पता होता है, लेकिन रियल लाइफ में, एक्चुअल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हमें कैश की रिक्वायरमेंट का पहले से ही बिल्कुल पता हो, लेकिन इसकी अजम्पशन है, अजम्पशन हमें माननी पड़ती है। तो पहली अजम्पशन है, रिक्वायरमेंट ऑफ कैश फॉर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज नॉन। सेकेंड है, रिक्वायरमेंट ऑफ कैश इज डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली थ्रू आउट द ईयर, यानी कि जो कैश की रिक्वायरमेंट है उसे पूरे साल में इक्वली डिवाइड कर रखा होता है। थर्ड है, सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी कैन बी डन इमीडिएटली। मैंने भी आपको बताया, हम सिक्योरिटीज को जल्दी से जल्दी मार्केट के अंदर बेच सकते हैं, कोई भी सिक्योरिटीज को बेचने में टाइम नहीं लगता। इनकी ये अजम्पशंस है। उसकी कॉस्ट किस तरीके से निकालते हैं, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, अंडर रूट में 2u मल्टीप्लाई p डिवाइड बाई एस। सी इज इक्वल टू अंडर रूट में 2u मल्टीप्लाई p डिवाइड बाई एस। सी का मतलब क्या होता है, मार्केटेबल सिक्योरिटी, या फिर जिसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टिमम कैश बैलेंस कहते हैं। यू होता है कैश डिस्ट्रीब्यूटमेंट ऑफ अ ईयर, यानी कि पूरे साल में आपको कितनी कैश की रिक्वायरमेंट है। पी फिक्स्ड कॉस्ट, और एस क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। लेकिन इस मॉडल्स के कुछ ड्रॉबैक्स हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये मॉडल कहता है कि आपको पूरे साल में कैश का पता होता है, लेकिन एक्चुअल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। ये कहता है कि डेली कंजप्शन का पता होता है, तो एक्चुअल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो बोमोल्स मॉडल के कुछ ड्रॉबैक्स थी, जिसकी वजह से नया मॉडल आया हमारे पास, एक और मॉडल आया, मिलर और मॉडल। मिलर्स और मॉडल क्या है, इम्प्रूवमेंट है बोमोल्स मॉडल की।
रियल लाइफ के अंदर जो बॉमोल्स मॉडल की अजम्पशन है वो नहीं एग्जिस्ट करती, इसलिए हम नया मॉडल पढ़ रहे हैं इसके अंदर, मिलर और मॉडल। बॉमोल्स मॉडल कहता है कि आपको ऑप्टिमम, बॉमोल्स मॉडल बताता है आपको ऑप्टिमम ट्रांजैक्शन साइज, लेकिन आपको ये नहीं कहता बताता कि अगर आपके पास कोई सरप्लस फंड्स रह जाते हैं, सरप्लस कैश रह जाता है, उस कैश का किस तरीके से यूज करना है, ये हमें बॉमोल्स मॉडल से नहीं पता चलता। तो इसके लिए मिलर और मॉडल है। मिलर और मॉडल ये क्या है, इंफिरिकल डाटा को यूज करता है, लॉजिकल डाटा को यूज करता है, ठीक है। कैश बैलेंस फ्लक्चुएट रैंडमली, ये कहता है कि जो कैश का बैलेंस है वो रैंडमली होता है, प्री डिटरमाइंड नहीं होता ये, यानी कि देखो बॉमोल्स मॉडल क्या कहता था, कैश लेवल का आपको पहले से पता होता है, लेकिन मिलर और मॉडल क्या कहता है, कैश बैलेंस आर रैंडम। रैंडम का मतलब ये प्री डिटरमाइंड नहीं है, सिचुएशन पे है। तो इसकी अजम्पशंस है, पहली अजम्पशन है द चेंजेस इन कैश बैलेंस आर रैंडम, दिस इज एप्लीकेबल फॉर कैश इनफ्लो एज वेल आउट कैश आउटफ्लो, यानी कि कैश बैलेंस में जो चेंजेस होते हैं वो रैंडम है, ये हमें नहीं पता होता कि कितना कैश आएगा कितना कैश जाएगा, ये पहले से प्री डिटरमाइंड नहीं होता। उसके बाद आता है, इसमें आपको वही सेम बतानी है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, जो मैंने आपको भी पीछे बॉमोल्स मॉडल में बताई वही सेम इसके अंदर बतानी है, एक्सप्लेन करना है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को। इसके अंदर क्या करती है फर्म, एक मिनिमम लेवल ऑफ कैश को मेंटेन रखती है। इस मॉडल के अंदर फर्म क्या करती है, एक मिनिमम लेवल ऑफ कैश को क्या रखती है, मेंटेन रखती है। और इसका डायग्राम देखो, इससे अच्छे से क्लियर होगा। देखिए इसमें हमने ये टाइम लिया, ठीक है, यहाँ पे कैश बैलेंसेस लिए, इसके अंदर एक तो लोअर लेवल फिक्स रखा होता है और एक अपर लेवल। लोअर लेवल को क्या कहा हमने, लोअर लिमिट, LL लोअर लिमिट, एक अपर लेवल है, जो भी कैश बैलेंस है वो ना तो कभी लोअर लेवल से कम जाता ना कभी अपर लेवल से ज्यादा जाता, यानी इस लिमिट के बीच में क्या करेगा, लाई करेगा। इसमें होता है एक बीच में रिटर्न पॉइंट, एक होता है बीच में रिटर्न पॉइंट जहां पर वापस आता है। तो देखो ये क्या है हमारे पास, अपर पॉइंट, सिक्योरिटीज हमारी बैलेंसेस ज्यादा है, हम दोबारा यहाँ पर पहुंचे, ठीक है, रिटर्न पॉइंट पे आए। जब हमारे पास इस तरीके से अपर पॉइंट पे आए, सिमिलरली अगर मान लो हमारे लोअर पॉइंट की ओर जा रहे हैं हम लोग, वापस किसकी तरफ आए, हम रिटर्न पॉइंट की ओर आए, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सिक्योरिटीज का सेल करते हैं, यहाँ पर हम सिक्योरिटीज का बाय करते हैं, यानी यहाँ पर हम सिक्योरिटीज को बेचते हैं और एक तरफ हम सिक्योरिटीज को खरीदते हैं। किस तरीके से है, कैश बैलेंस को कभी भी अलाउड नहीं किया जाता कि वो कभी अपर लिमिट से ऊपर जाए और कभी लोअर लिमिट से नीचे जाए। अगर कभी भी फर्म का कैश बैलेंस अपर लिमिट को टच कर जाता है, इसका मतलब है कि फर्म के पास बहुत सारे पैसे हैं, ठीक है, फर्म के पास बहुत सारे पैसे हैं। अगर अपर लिमिट को टच कर लेता है फर्म का ये पॉइंट, इफ द फर्म कैश बैलेंस हिट द अपर लिमिट, अपर लिमिट को हिट कर लेता है, फर्म के पास बहुत सारा कैश है, तो इसलिए फर्म क्या करता है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज को खरीद लेता है, खरीदेगा तो वापस कहाँ पर पहुंच गया, फर्म रिटर्न पॉइंट की ओर पहुंच गया। सिमिलरली फर्म अगर ये पॉइंट आपका नीचे, ये कैश बैलेंस आपका नीचे की ओर जा रहा है, तो यानी अब इसका मतलब क्या होगा, अगर टच कर रहा है किसको, लोअर लिमिट के अंदर, सफिशिएंट फर्म के पास सिक्योरिटीज है, तो आप रिटर्न पॉइंट पे जाने के लिए आप क्या कर देते हो, इसे सेल कर देते हैं, यानी आपके पास प्राइसेस, आपके पास पैसा कम है, रिटर्न पॉइंट पे जाने के लिए आप इसे क्या कर दोगे, सेल कर दोगे। तो यानी हमेशा आपको रिटर्न पॉइंट तक ही जाना होता है, आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी अपर लिमिट से ज़्यादा कैश बैलेंस नहीं होता और कभी भी लोअर लिमिट से ज़्यादा कैश बैलेंस नहीं होगा। इसको आगे एक्सप्लेन भी कर रखा है मैंने, कैश बैलेंस इज नॉट अलाउड टू गो बियॉन्ड अपर लिमिट एंड नॉट अलाउड टू गो बिलो लोअर लिमिट। अभी बताया ना तो अपर लिमिट से ऊपर जाएगा ना कभी लोअर लिमिट से नीचे जाएगा। अगर फर्म के पास कभी कैश बैलेंस अपर लिमिट को टच कर लेता है, यानी फर्म के पास बहुत सारा कैश है, तो फर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज को क्या कर लेगा, बाय कर लेगा अपने पास प्री डिटरमाइंड पॉइंट पर वापस आने के लिए। अगर लोअर लिमिट को टच कर रहा है, सफिशिएंट
मार्केटेबल सिक्योरिटीज को सेल कर देगा अपने रिटर्न लेवल पर वापस आने के लिए। निकालते किस तरीके से इसे हम, अंडर रूट में जेड यानी रिटर्न पॉइंट किस तरीके से निकालते हैं, 3/4 TV/4I। टी का मतलब क्या होता है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट, वी का मतलब वेरिएंस ऑफ डेली कैश फ्लोज, और आई का मतलब क्या है, डेली परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो ये दो थ्योरीज थी हमारी, मॉडल है। पहला मॉडल मैंने आपको बताया बोमोल्स मॉडल, और सेकंड बताया मिलर और मॉडल। दोनों ही मॉडल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से एग्जाम में अगर आपका शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो भी आ सकता है, बोमोल्स मॉडल में एंड मिलर्स एंड और मॉडल में। थैंक यू।